साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में पार्ट नंबर 8 को, जिसमें हम बात करेंगे आज रेशम कीट के बारे में, यानी सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के बारे में, किस तरह से सिल्क प्राप्त किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। जो सिल्क वॉर्म होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कितने टाइप की स्पीसीज़ की सिल्क इंडिया में पाई जाती हैं और सिल्क का हिस्ट्री क्या रहा है, रेशम का हिस्ट्री क्या रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर होगा, बेहतरीन लेक्चर होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। इंपॉर्टेंट रहेगा लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए या फिर टीजीटी साइंस के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या किसी भी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम के लिए। ठीक है, बेहतरीन टॉपिक है आज का। यहाँ से ज़रूर एक ना एक नंबर आपका कन्फर्म होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे थोड़ा सा झेल लें आप, अगर आपको झेलना पड़ता है तो, लेकिन ध्यान से झेलें, अच्छे से देखें वीडियो। अपना रजिस्टर, कॉपी, पेन साथ में लेके बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सेरीकल्चर को, रेशम कीट पालन को। इससे पहले आपको पता है, जब ये 8वां पार्ट है तो जाहिर सी बात है, इससे पहले मैं 7 पार्ट बना चुका हूँ। उसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री के बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस किया है, जिसमें हमने जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, भैंस, बकरी, ठीक है, और भेड़, इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। नीचे आप लिंक दिया है, नीचे वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ज़रूर उनको देखें, वहाँ से आपके 5 या 6 नंबर जरूर एग्जाम में बन सकते हैं, तो ज़रूर उन वीडियो को देखें। और आज का टॉपिक है हमारा सेरीकल्चर यानी रेशम कीट। दोस्तों, जब रेशम कीट, सबसे पहले जब रेशम यानी सिल्क की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, तो सिल्क यानी रेशम की हिस्ट्री स्टार्ट होती है चाइना से। ऐसा माना जाता है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था। तो रेशम कीट यानी सिल्क वर्म के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन आता है कि रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं, तो आज से आप गलत नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं हम इसको? सेरीकल्चर के बोलते हैं इसको। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को बोलते हैं। सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले अगर आप सेरीकल्चर को देखें, रेशम सिल्क को देखें, ठीक है, तो सबसे पहले इसका उत्पादन चाइना में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले रेशम का जो उत्पादन है वो चीन में किया गया, चाइना में किया गया। ठीक है, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में यहीं से ये जो रेशम कीट है, जो भी सिल्क की खेती है, यहीं से ये फैली है। तो सबसे पहले चाइना में इसका उत्पादन हुआ। ठीक है, चाइना ने हजारों सालों तक इस यानी सिल्क वर्म को, रेशम उत्पादन को अपने देश में एक राज की ही तरह छिपाए रखा। उसके बाद चाइना से बाहर सबसे पहले रेशम कीट को बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने, जो है बौद्ध धर्म के जो कुछ लोग थे, उनके द्वारा जो है चाइना से बाहर सबसे पहले रेशम कीट को लेके जाया गया। और आज पूरे विश्व में लगभग हर कहीं पे ये खेती की जाती है, ये किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे उसमें विश्व वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। उसके बाद इटली, ठीक है, जापान, फ्रांस, ये लार्ज जो है अमाउंट में चाइना इसको सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, सिल्क की खेती वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है जहाँ पे लेबर, जहाँ की जो मजदूरी है, जहाँ सस्ती हो। ठीक है, जैसे अमेरिका में ये सिल्क सेरीकल्चर ज़्यादा फलता फूलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर है, वहाँ पर महंगी लेबर मिलती है, वहाँ पर मजदूरी महंगी होती है। इसलिए वहाँ पे अमेरिका में ये ज़्यादा सेरीकल्चर ज़्यादा फला फूला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे विश्व में रेशम उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पे है, मैंने बता दिया। भारत में अगर बात करो तो भारत में कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु और आसाम, ये रेशम उत्पादन के कुछ प्रमुख राज्य हैं। सबसे ज़्यादा टॉप पे कर्नाटक, बंगाल और तमिलनाडु, इनका सबसे ज़्यादा अमाउंट या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है भारत में, किसमें? सिल्क के प्रोडक्शन में, रेशम के उत्पादन में। बल्कि आसाम के नाम पे तो सिल्क की एक स्पीसीज भी है, एक जाति भी है, उस पर आगे हम बात करेंगे। सिल्क है, देखिए, अगर बात करूँ मैं सिल्क वर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी रेशम कीट अनुसंधान संस्थान, तो भारत में सिल्क वर्म रेशम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। देखिए, वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल में सेरीकल्चर इसलिए ज़्यादा फलता फूलता है क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, वो सेरीकल्चर के लिए, रेशम कीट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सेरीकल्चर की कंडीशन रहती है। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो रेशम का कीट होता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ठीक है, उसमें मेटामॉर्फोसिस मिलता है। अब क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? देखिए, मेटामॉर्फोसिस वो
ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ अलग अलग स्टेजेस में पूरी करते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ जो अलग अलग स्टेजेस में पूरी करते हैं, उस कंडीशन को ऑर्गेनिज्म में, जीवों में मेटामॉर्फोसिस या फिर हिंदी में कायांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसे कायांतरण कहते हैं। जैसे कि पहले अंडा बनेगा, अंडे से फिर लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर वो चेंज होके अलग एडल्ट स्टेज में जाएगा। ठीक है, तो एडल्ट बनने से पहले वो कई सारे स्टेजेस में जाता है, उसको मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेशम के कीट से रेशम किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सिल्क वर्म होता है वो अपन एक मेटामॉर्फोसिस दिखाता है अपने लाइफ में, और डिफरेंट स्टेजेस में अपनी लाइफ को पूरा करता है। तो एक स्टेज होती है वहाँ पे कोकून वाली अवस्था, और उसी अवस्था से जो है सिल्क प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको रेशम जो सिल्क वर्म होता है उसकी लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। लाइफ साइकिल को दिखाने से पहले एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग ये समझते हैं कि रेशम जो सिल्क होता है वो पेड़ पे उगता है। तो देखिए, सिल्क जो है पेड़ पे नहीं उगता, सिल्क की कोई खेती नहीं होती। सिल्क एक रेशम का एक कीट होता है, एक इंसेक्ट होता है, एक वर्म होता है। उस इंसेक्ट से क्या किया जाता है? रेशम को अलग निकाला जाता है। ठीक है, तो रेशम की कोई खेती नहीं होती। हाँ, कॉटन की खेती होती है, कपास की, कॉटन की खेती होती है। कॉटन और रेशम, सिल्क दोनों का सेम काम होता है। दोनों से हम धागे बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से कपड़े बनाते हैं। लेकिन कॉटन पेड़ से, प्लांट से मिलता है, कॉटन का प्लांट होता है, जबकि सिल्क का कोई प्लांट नहीं होता। याद रखें इस बात को, समझ में आ रहा है ना? सिल्क का कोई प्लांट नहीं होता। सिल्क जो है, रेशम जो है इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है, जिसे सिल्क वर्म कहते हैं, रेशम का कीट बोलते हैं। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो रेशम होता है, जो सिल्क वर्म होता है, उसकी लाइफ साइकिल किस तरह से पूरी होती है, अपनी उसमें किस तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, अपने मेटामॉर्फोसिस किस तरह वो होता है। देखिए, पहले इसको समझिए, ये आसान है समझना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो एडल्ट सिल्क वर्म होता है, जो एडल्ट सिल्क होता है, जो रेशम का कीट होता है, वो पहले एग देता है। अब देखिए, एग वो ऐसा नहीं खुले स्थान में नहीं देता। जनरली वो एग जो है वो मलबरी लीव्स यानी सहतूत की पत्तियों पे देता है। और सहतूत की पत्तियों पे क्यों देता है? क्योंकि जो सिल्क वर्म होते हैं वो सहतूत की पत्तियों से ज़्यादा पसंद होती हैं। वो खाने के रूप में सहतूत की पत्तियों को ही खाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग पत्तियों पे डिपेंड करते हैं, आगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो एडल्ट इंसेक्ट होता है वो एग देता है सिल्क वर्म की पत्तियों पे। अब एक बार में जो होता है, जो एडल्ट होता है, वो एक बार में करीब 400 से 500, ये भी एग्जाम में पूछता है कि एक बार में करीब 400 से 500 अंडे एक जो है एक एडल्ट फीमेल देता है। ठीक है, जो मादा इंसेक्ट होता है वो एक बार में करीब 400 से 500 अंडे जो है सहतूत की पत्तियों पे या फिर मलबरी लीव्स पे देता है। अब सवाल उठता है कि क्या वो अंडे नीचे नहीं गिरते? नहीं गिरते, क्योंकि वो जो फीमेल होती है वो अंडों के साथ साथ एक लिक्विड भी सीक्रेट करती है, उसे जिलेटिनस लिक्विड बोलते हैं। वो क्या करता है कि उन अंडों को, वो जो एग्स उसने दिए हैं फीमेल ने, उन अंडों को उस पत्ती पे चिपकाए रखता है, जिससे कि वो जो अंडे होते हैं, वो एग्स होते हैं, वो हवा के साथ उड़ते नहीं है, उस पत्ती पे चिपके हुए रहते हैं। और उस पत्ती को खा के धीरे धीरे वो अंडे बड़े होते हैं और कुछ टाइम बाद वो अपनी स्टेज को चेंज करते हैं। ठीक है, उस पर बात करेंगे आगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो फीमेल होती है इंसेक्ट की, जो सिल्क वर्म की जो फीमेल होती है, वो अंडे देने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। अंडे देने के तुरंत बाद क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे उसने अंडे दिए 400 से 500, अंडे देने के कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बोले तो लगभग 10 से 14 दिन बाद, 10 से 14 दिन बाद ये जो अंडे होते हैं इनसे लार्वा निकलने लगता है। इन अंडों की हैचिंग होती है और इनसे जो है सिल्क वर्म का लार्वा निकलने लगता है, जिसे कैटरपिलर भी बोलते हैं, जिसे कैटरपिलर लार्वा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, यहाँ पे लार्वा फॉर्म है। यहाँ पे ये एग था, यहाँ पे ये चेंज होकर किस में? लार्वा में चेंज हो गया। अब लार्वा में चेंज होने के बाद, जब ये लार्वा में चेंज होता है, तो इसी टाइम इस लार्वा में जो है कुछ ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे विंग्स, थोड़ा विंग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो ग्लैंड्स, जो सिल्क ग्लैंड बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लार्वा स्टेज होती है, लार्वा में भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। ये जो लार्वा बनता है, इसे इंस्टा लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे इंस्टा लार्वा
इंस्टा लार्वा के नाम से जाना जाता है। ये लार्वा कुछ टाइम बाद किस में चेंज हो जाता है? ये लार्वा कुछ टाइम बाद कोकून में चेंज हो जाता है। किस में? कोकून में चेंज हो जाता है। अब कोकून क्या होता है? देखिए कुछ नहीं होता, ये लार्वा क्या करता है, ये लार्वा सिल्क के जो धागे होते हैं उनको अपने चारों ओर लपेट लेता है, अपने चारों ओर इस तरह से लपेट लेता है। और ये जो लार्वा है ये इस तरह से चारों ओर से सिल्क के धागों से घिर जाता है। इसी को आगे जाके हम कोकून कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। और ये इसी को आगे जाके क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। और कोकून के अंदर एक दूसरी स्टेज होती है सिल्कवॉर्म की, जिसे प्यूपा स्टेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोकून के अंदर ही, ये देखिए ये है प्यूपा, ये जो है ना ये वाला, ये प्यूपा है। इसके अंदर प्यूपा स्टेज होती है और प्यूपा स्टेज कुछ टाइम बाद किस में चेंज हो जाती है? एडल्ट इंसेक्ट में, एडल्ट सिल्कवॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही कोकून या फिर प्यूपा एडल्ट सिल्कवॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर ही, 3 से 4 दिन के अंदर ही ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। अब फिर से एग देते हैं और एग देने के बाद फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है। और ये होती है लाइफ साइकिल किसकी? सिल्कवॉर्म की। एक दो बात और देखें यहाँ पे। देखिए होता ये है कि जो ये लार्वा स्टेज होती है, यहाँ पे जो ग्लैंड होती हैं, जो सिल्क ग्लैंड होती हैं, इससे लिक्विड के फॉर्म में सिल्क निकलता है। वो लिक्विड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगता है। ठीक है, स्ट्रांग होने लगता है कि उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कोकून होता है, मान लीजिए ये कोकून है और ये इस तरह से यहाँ पे इसके चारों तरफ इस तरह से सिल्कवॉर्म, यहाँ पे देखिए ये जो रेड पार्ट है, ये वाले जो हैं ये सिल्क के धागे होते हैं। इससे चारों ओर अपने ओर सिल्क के धागे लपेट लेता है। अब होता ये कि कुछ टाइम बाद ये इन धागों को तोड़ के, ब्रेक करके क्या निकलता है? यहाँ से ये कोकून एडल्ट इंसेक्ट में चेंज हो जाता है और अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। जब ये यहाँ से इनको तोड़ के बाहर निकलता है, इनके टुकड़े टुकड़े कर लेता है, तो ये जो सिल्क है ये हमारे कुछ काम की नहीं रह जाती। इसके बहुत बारीक बारीक पीस हो जाते हैं। इस सिल्क का फिर कोई यूज नहीं रह जाता। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इस कोकून से एडल्ट इंसेक्ट निकलने से पहले ही इस कोकून को, इसके अंदर जो प्यूपा है, इस प्यूपा को मार दिया जाता है। अब कैसे? बंदूक से नहीं मारा जाता। इस कोकून को इसके लिए क्या किया जाता है? गर्म पानी में या फिर HCl के मिक्सचर में डाल दिया जाता है। किसमें? बहुत ही गर्म पानी में, हॉट वाटर में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर में डाल दिया जाता है। और वो कोकून जो है अंदर से मर जाता है, उसके अंदर का जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि उस रेशम के धागे को निकाल के अलग किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक कोकून से, रेशम का जो एक कोकून होता है, उससे करीब करीब 1000 से लेके 1500 मीटर तक, 1000 से लेके 1500 मीटर तक लंबा धागा प्राप्त किया जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 मीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर। तो एक कोकून से 1 किलोमीटर लंबा धागा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी लाइफ साइकिल, किसकी? सिल्कवॉर्म की। तो सबसे पहले क्या होता है ये देखिए यहाँ पे, इस पे आप थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल होती है एग देती है। ठीक है, मलबरी लीव्स पे या किसी भी पत्ती पे एग अंडे देती है। उसके बाद अंडे देने के बाद वो जो अंडे हैं 10 से 14 दिन के अंदर उससे जो है लार्वा स्टेज, वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। वो लार्वा धीरे धीरे मलबरी लीव्स को खाता है, बढ़ता है, रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ता है और वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। कोकून क्या करता है? कोकून के अंदर एक और स्टेज पाई जाती है जिसे प्यूपा स्टेज बोलते हैं। और इस कोकून से ही आगे जाके क्या बनता है? एडल्ट जो है सिल्कवॉर्म बनता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सिल्क होता है वो सिल्कवॉर्म की किस अवस्था से, किस स्टेज से प्राप्त किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, अगर ऑप्शन में प्यूपा होगा तो आंसर प्यूपा पे टिक करना, या फिर अगर ऑप्शन में कोकून होगा तो आंसर जो है कोकून पे टिक करना, क्योंकि प्यूपा और कोकून दोनों सेम ही स्टेज होती हैं। जो
प्यूपा है वो कोकून के अंदर पाई जाती है। ये तो था इसके बारे में। चलिए आगे आपको बताता हूँ और आगे इसके बारे में आप क्या एग्जाम में बन सकता है। देखिए जो मलबरी सिल्क किसे कहा जाता है। देखिए सिल्क की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, मैं आपको स्पीसीज भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं भारत में या पूरे वर्ल्ड में सिल्क की। सिल्क स्पीसीज ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रजातियां, तो सिल्क की बहुत सी प्रजातियां हैं, बहुत सी स्पीसीज हैं और वो अलग अलग लीव्स उसको अलग अलग खाना पसंद होता है। सबसे पहले जो फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बॉम्बेक्स मोराई। ये चाइनीज़, इसको चाइनीज़ सिल्कवॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन सबसे पहले चाइना में हुआ है, जिसे चाइनीज़ सिल्कवॉर्म भी कहते हैं बॉम्बेक्स मोराई को। ठीक है, इससे प्राप्त होने वाली सिल्क को मलबरी सिल्क भी कहते हैं। बॉम्बेक्स मोराई जो स्पीसीज होती है सिल्क की, रेशम की, वो जो है वो सहतूत के पत्तों पे, जिसे सहतूत को इंग्लिश में मलबरी बोलते हैं, ठीक है, या अगर आपको पता नहीं हो तो मलबरी को सहतूत बोलते हैं, तो मलबरी यानी सहतूत के पत्तों पे जीवित रहती है। इसको सबसे पसंद जो है मलबरी के लीव्स होती हैं, इसीलिए बॉम्बेक्स मोराई को मलबरी लीव्स भी नाम से भी जाना जाता है। जो मलबरी सिल्क होता है वो वाइट सिल्क होती है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क होती है, ठीक है। और सबसे अच्छी क्वालिटी की सिल्क, सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम जिस स्पीसीज से प्राप्त होता है सिल्क वॉर्म की, वो बॉम्बेक्स मोराई ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो स्पीसीज है सिल्क की वो है एंथ्रेई माइलिटा। क्या? एंथ्रेई माइलिटा दूसरी स्पीसीज है सिल्क वॉर्म की। इसे टसर सिल्क भी कहा जाता है। ये जो एंथ्रेई माइलिटा है, इस सिल्क को हम टसर सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है, ये जो स्पीसी है ये ओक, साल और बेर की पत्तियों को खाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो टसर सिल्क होता है, टसर सिल्क का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो एग्जाम में कई बार आ सकता है कि ब्राउन कलर की सिल्क, ब्राउन कलर की जो रेशम है वो किससे प्राप्त किया जाता है? मलबरी सिल्क से फिर या फिर टसर सिल्क से। तो आंसर क्या होगा आपका? टसर सिल्क होगा। TUSSAR होता है, ठीक है, टसर, TUSSAR, टसर सिल्क। कई बुकों में TASSAR भी होता है, तो जो होगा वो देख लें, ठीक है। तो ब्राउन सिल्क जो है टसर सिल्क से मिलता है। नेक्स्ट स्पीसी है सिल्क की, वो है क्या? एंथ्रियाई परनाई। ये एक दूसरी स्पीसीज है। इसे ओक सिल्क भी कहा जाता है। इसे ओक सिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओक की पत्तियों पे, ठीक है, क्योंकि ये ओक की पत्तियों पे जीवित रहती है। ये एक ओक की पत्तियों को खाती है और ये जो ओक सिल्क होती है ये येलो कलर की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ओक सिल्क होती है वो येलो कलर की सिल्क होती है। किस कलर की? येलो कलर की सिल्क, ठीक है। पीले कलर की सिल्क रेशम जो है वो ओक सिल्क से प्राप्त होती है। अगली जो स्पीसीज होती है वो एंथ्रियाई एसेमा होती है, ठीक है, या असेमा होती है, ठीक है। नाम से एसेमा का मतलब यहाँ पे असम से है। तो ये जो स्पीसी है ये जनरली असम में पाई जाती है। तो एंथ्रियाई असमा, इसे मोगा सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोगा सिल्क, मोगा नहीं, मोगा सिल्क भी कहते हैं। तो मोगा सिल्क जो है असम में मिलती है ज़्यादातर, जो असम में पाई जाती है। और ये जो मोगा सिल्क होती है ये सिनेमन यानी दालचीनी के पत्तों पर जो है अपना लाइफ साइकिल पूरा करती है। दालचीनी की पत्ते से ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सिनेमम या सिनेमन सिल्क भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो मोगा सिल्क जो है सिनेमन के पत्तों पे, दालचीनी के पत्तों पे जो है रहती है, ठीक है। जबकि ओक सिल्क येलो कलर की होती है, ठीक है। टसर सिल्क ब्राउन कलर की होती है और जो बॉम्बेक्स मोराई है वो वाइट कलर की सिल्क है। इसे चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी की सिल्क होती है। इसे मलबरी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अभी मैंने अब आगे बात करते हैं और क्या एग्जाम में आ सकता है। तो सिल्क वॉर्म जो होता है, रेशम का कीट होता है, वो एक बार में भी मैंने बताया था लगभग 400 से 500, कितने, 400 से 500 एग देता है, ठीक है। तो जो सिल्क वर्म होता है वो एक बार में करीब 400 से 500 अंडे देता है, ठीक है। सिल्क वर्म को मुख्यतः मलबरी लीव्स, सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, अर्थात यही इनका मुख्य भोजन होता है। तो अभी मैंने बताया था, तो जो बॉम्बेक्स मोराई वाला सिल्क होता है उसे जनरली मलबरी यानी सहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है क्योंकि इसे सहतूत की पत्तियां ज़्यादा पसंद होती हैं। देखिए अब जो सिल्क होता है वो जनरली प्रोटीन का बना होता है। जो सिल्क होता है ना, सिल्क का जो धागा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको देखें। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिल्क जो होता है वो किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन। तो सिल्क का जो धागा होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस प्रोटीन से? मैरोसिन नामक प्रोटीन मिलता है, उससे जो है वो
सिल्क बना हुआ होता है, तो याद रखें इस बात को, ठीक है। सिल्क वर्म के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो सिल्क वर्म का जो लार्वा होता है, मैंने अभी बताया था आपको, उसे कैटरपिलर या फिर इंस्टा लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म का जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर लार्वा या फिर इंस्टा लार्वा हम कहते हैं, ठीक है। सिल्क वर्म या रेशम कीट एक बार में लगभग कितने अंडे देता है? तो ये आपके लिए है HW, आप मुझे कॉमेंट करेंगे। अभी मैंने 3 बार बता दिया ऊपर, एक बार लाइफ साइकिल में, अभी एक बार बताया था। आप मुझे कॉमेंट करेंगे कि सिल्क वर्म जो है एक बार में कितने अंडे करीब करीब देता है। आगे बात करें, सिल्क वर्म के एग से लगभग कितने डेज में लार्वा निकलता है? तो अभी मैंने बताया था कि सिल्क वर्म जो अंडे देता है, जो मलबरी या शहतूत की पत्तियों पे जो अंडे देता है, वो करीब करीब 10 से 14 दिन, तो कहीं पे 10 लिखा होता है, कहीं पे 14 लिखा होता है, तो जो भी इन दोनों के बीच में होगा, तो करीब 10 से लेके 14 दिन के अंदर अंदर वो जो है एग से लार्वा निकलने लगता है। और अभी मैंने बताया था कि जैसे ही फीमेल एग ले करती है लीव्स में, तुरंत उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लार्वा से कितने दिन में, अभी मैंने बताया था कि लार्वा से कितने दिन में कोकून का निर्माण होता है। तो अभी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है। जो एडल्ट होती है वो एग देती है, एग से जो है लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? लार्वा। क्या निकलता है? लार्वा। और लार्वा से क्या बनता है? कोकून बनता है। तो एग जो है, एग से जो है लार्वा 10 से लेकर 14 दिन में बनता है। कितने? 10 से लेकर 14 डेज में एग लार्वा में कन्वर्ट होता है। और जो लार्वा है वो कोकून में करीब करीब 30 से लेकर 40 डेज में, कितने यहाँ पे लिखिए, कितने? 30 से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर जो लार्वा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जाम में यही पूछता है कि सिल्क होता है वो सिल्क वर्म की इस कोकून स्टेज से, कोकून अवस्था से प्राप्त की जाती है। कोकून के अंदर एक और स्टेज होती है जिसे प्यूपा स्टेज बोलते हैं। तो एग्जाम में ऑप्शन जो भी होगा, या तो प्यूपा होगा या फिर कोकून होगा। तो जो सिल्क वर्म से सिल्क है वो कोकून या फिर प्यूपा से प्राप्त की जाती है। अभी मैंने बताया था कोकून क्या होता है, जब जो लार्वा अपने चारों ओर सिल्क के धागे को लपेट लेता है, उसी स्टेज को हम कोकून की स्टेज कहते हैं। रेशम के कीट में सिल्क ग्लैंड, जो एग्जाम में ये भी पूछता है कि रेशम के कीट में जो सिल्क ग्लैंड होती हैं वो किससे बनती हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन होती हैं। तो जो रेशम के कीट में जो सिल्क ग्लैंड होती हैं, जो सिल्क ग्रंथियां होती हैं, रेशम ग्रंथियां होती हैं, वो स्लाइवा ग्लैंड से, जो स्लाइवा ग्लैंड की जो है रूपांतरित होती हैं। इसमें एक पेयर सिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। क्या? एक पेयर सिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। सिल्क वर्म के एक कोकून से 1000 से लेकर 1500 मीटर लंबा धागा प्राप्त किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सिल्क वर्म का जो लार्वा होता है या सिल्क वर्म का जो एडल्ट होता है वो करीब करीब बटरफ्लाई के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? तो वो जो बटरफ्लाई होती है उसके जैसा होता है, ठीक है। आगे बात करूं मैं, सामान्यतः कितने दिन में प्यूपा या कोकून से एक एडल्ट सिल्क वर्म बनता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्क वर्म से, सॉरी, कोकून से जो एडल्ट सिल्क है वो कितने दिन में बनता है? 12 से लेके 15 दिन में। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले जो है एग से जो है लार्वा बनता है। तो एग से लार्वा कितने दिन में बनता है? 10 से लेके 14 दिन में। फिर लार्वा से जो है क्या बनता है? कोकून बनता है। तो कोकून, लार्वा से कोकून 30 से 40 दिन में बनता है। कितने? 30 से लेके 40 दिन में बनता है। और कोकून से जो है एडल्ट कितने दिन में बनता है? कोकून से एडल्ट बनता है कितने दिन में? 12 से 15 दिन में कोकून से एडल्ट सिल्क वर्म बनने लगता है, ठीक है। कोकून से सिल्क प्राप्त करने के लिए इसे गर्म पानी या HCl में डाला जाता है, जिससे रेशम कीट प्राप्त होता है। मैंने बताया था आपको, गर्म पानी में कोकून को इसलिए डालते हैं क्योंकि कोकून होता क्या है, कोकून क्या होता है, ये अपने चारों ओर सिल्क के धागे को लपेट लेता है। अब इसके अंदर प्यूपा पाया जाता है, वही प्यूपा आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट में चेंज होता है। तो वो प्यूपा जब बाहर निकलता है तो ये इस धागे को तोड़ के बाहर निकलता है। तो उसको तोड़ने के बाद ये धागा हमारे कोई काम का रह नहीं जाता। इसके लिए क्या किया जाता है कि उस प्यूपा को अंदर, जिससे वो बाहर ना निकले, इसके लिए उस कोकून को गर्म पानी में या फिर कुछ केमिकल्स में जैसे HCl में डाल दिया जाता है, वो मर जाता है। और फिर हम जो है इस धागे को एक तरफ से पकड़ते हैं और अलग अलग निकालते हैं, ठीक है।
अब आप देखो धागा निकालने की प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया को रेलिंग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार आता है कि रेलिंग क्या होता है। तो रेलिंग क्या होता है, कोकून से धागे निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे रेलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेलिंग के नाम से जाना जाता है। और लगभग 25,000 कोकून से, आप करीब करीब बोल रहा हूं मैं कि लगभग 25,000 कोकून से 1 पाउंड सिल्क प्राप्त होता है। 25,000 कोकून से करीब करीब 1 पाउंड सिल्क प्राप्त होता है। पाउंड जो है वेट मेजर करने की ब्रिटिश सिस्टम होता है। पाउंड जो है भार मापने की एक ब्रिटिश पैमाना है। तो आप 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं आप खुद से सर्च करो, खुद से बुक को देखो, ढूंढो और आप मुझे कमेंट करेंगे जब 25,000 कोकून से 1 पाउंड सिल्क प्राप्त होता है। मैं वेट कर रहा हूं भाई सबका, ठीक है। तो 55,000 कोकून से कितना केजी, ध्यान रखने, पाउंड में नहीं बताना आपको आंसर, आपको केजी में बताना है। ये मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखते हैं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब जो है 25,000 कोकून से 1 पाउंड, तो 55,000 कोकून से कितने केजी सिल्क प्राप्त किया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट करना है। मैं आपका वेट कर रहा हूं। देखो आगे बात करते हैं। व्हाइट सिल्क प्राप्त की जाती है, तो व्हाइट सिल्क अभी मैंने बता दिया था कि बॉम्बेक्स मुराई से प्राप्त की जाती है। ये चाइनीज सिल्क होती है और जनरली मलबरी लीव्स पे ये फीड करती है अपनी लाइफ साइकिल को। टसर सिल्क, स्पेलिंग शायद सही नहीं है ये, देख लें आप। टसर सिल्क जो है, टसर सिल्क एंथ्रियाई माइलिटा से प्राप्त की जाती है। टसर सिल्क को क्या बोलते हैं, ये एक ब्राउन कलर की सिल्क होती है। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउन सिल्क कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं येलो सिल्क किससे मिलती है, तो ओक सिल्क को येलो सिल्क बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। एग देने के पश्चात फीमेल सिल्क वर्म का डेथ हो जाता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। एडल्ट मॉथ बनने के 3 से 4 दिन के बाद ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, अभी मैंने ये भी बताया था नीचे। डिजीज की बात करते हैं कि सिल्क वर्म में कौन कौन सी डिजीजेस मिलती है। देखिए सिल्क वर्म में एक डिजीज बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, जैसे कि मुर्गियों में एक रानीखेत डिजीज बहुत फेमस है ना, वैसे ही सिल्क वर्म में एक फेमस डिजीज होती है जिसे पेब्रिन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पेब्रिन है, पेब्रिन डिजीज सिल्क की, रेशम की सबसे फेमस डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? नोसेमा बोम्बाइसिस। क्या याद रखना आपको? नोसेमा बोम्बाइसिस नामक प्रोटोजोआ से सिल्क में जो सिल्क वर्म होते हैं, रेशम कीटों में क्या होता है, पेब्रिन नामक डिजीज होती है। ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है कि जो सिल्क वर्म होते हैं वो जनरली डेवलप नहीं करते जल्दी से, वो अपनी नेक्स्ट स्टेज को प्राप्त नहीं करते, ठीक है। और ये इन्फेक्शियस होती है, ये जल्दी से इन्फेक्ट भी होती है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और डिजीज हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा पेब्रिन डिजीज ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैसेरिक डिजीज भी है, ठीक है। ग्रेसेरिया डिजीज भी है, ये सभी डिजीज भी हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? पेब्रिन डिजीज है। ग्रेसेरिया डिजीज वायरस से होती है, ठीक है। और ये सब कोई फंगी से होती है, कोई बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। ये देखिए स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म की स्पीसीज मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है, देखिए इसके ये स्पीसीज है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त सिल्कवर्म की स्पीसीज को निम्न भागों में भी बांटा जा सकता है। देखिए एक होती है मोनोवोल्टाइन स्पीसीज। मोनोवोल्टाइन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिससे एक साल में सिर्फ एक बार सिल्क प्राप्त किया जाता है। कितना? जब एक साल में जब कोई सिल्क वर्म एक साल में सिर्फ एक बार सिल्क देता है तो उस स्पीसीज को हम बोलते हैं मोनोवोल्टाइन सिल्क, ठीक है। दूसरा होता है बाइवोल्टाइन वो सिल्क होती है जिसमें एक साल में 2 बार सिल्क प्राप्त करते हैं, यानी जो एक साल में वो 2 बार अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, उसे बाइवोल्टाइन बोलते हैं। जबकि तीसरा होता है मल्टीवोल्टाइन, यानी इससे एक साल में 3 बार, कितनी? इससे एक साल में 3 बार जो है सिल्क प्राप्त किया जाता है। इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? मल्टी वोल्टाइन बोलते हैं। एक साल में 3 बार सिल्क देती है। बाइवोल्टाइन एक साल में 2 बार सिल्क मिलता है और मोनोवोल्टाइन एक साल में 2 बार सिल्क इससे मिलता है। तो ठीक है फिर भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो बताएं कैसी जरूर लगी आपको, जरूर मुझे बताएं और तब तक पढ़ते रहें, अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।